जय हिंद स्टूडेंट, सभी प्यारे बच्चे जो क्लास में आ चुके हैं, सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। बच्चों, आज की क्लास में हम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। अब क्या देखें मैम, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड हम किसको बोलते हैं, नियत चाल या एक समान चाल किसको कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नियत चाल और एक समान चाल, कांस्टेंट बोल दो या यूनिफॉर्म स्पीड बोल दो, किसको बोलते हैं। तो अगर कोई सी भी वस्तु एक पर्टिकुलर टाइम में एक जैसी ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कोई अंतर नहीं है। मान लो एक कार है, ए से बी तक गई, तो 1 सेकंड में वो 2 मीटर तय कर रही है। अगले 1 सेकंड में फिर उसने 2 मीटर ही चला, अगले 1 सेकंड में फिर उसने 2 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में फिर उसने, ये छोड़ दो, अभी यहाँ तक की बात कर रहे हैं। मतलब हर बार सेम टाइम में सेम दूरी ही तय की जा रही है। तो इस तरह की चाल को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म, यानी कि एक समान चाल या नियत चाल या कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं। आ गई बात समझ में। समान समय अंतराल में समान दूरी अगर तय की जाती है तो उसे हम एक समान चाल कहते हैं। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक टाइम फिक्स हो जाएगा, एक डिस्टेंस फिक्स हो जाएगी। टाइम कुछ भी हो सकता है, दूरी कुछ भी हो सकती है, लेकिन फिक्स रहेगी। और ऐसी स्पीड हमें कम मिलती है हाईवे पे। कहाँ मिलती है, मार्केट में तो कभी यूनिफॉर्म स्पीड हो ही नहीं सकती, ब्रेक लगाना पड़ता है मैडम बार बार। हाईवे पे ही हमें ऐसी स्पीड मिल सकती है, यूनिफॉर्म वाली, एक सीधी लाइन में। ठीक है, तो समान समय में समान दूरी तय करना एक समान चाल कहलाता है। डेफिनेशन समझ में आ गई। चलिए, तो प्रश्न का उत्तर कर दीजिए फिर, समझ में आ गया है तो। वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो गति कौन सी होगी। अगर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो यूनिफॉर्म, एक समान चाल। लेकिन समान समय में अलग अलग दूरी तय करे, मान लो यहाँ से यहाँ तक तो ठीक ठाक चल रहा था, यूनिफॉर्म चल रहा था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपका स्पीड में चेंज आ गया। मान लो आपकी स्पीड चेंज हो गई, मान लो एक एक सेकंड में तुम 2 मीटर चल रहे थे, अगले 1 सेकंड में तुम 3 मीटर चल दोगे, तो तुम्हारा टाइम तो सेम ही रखा है, लेकिन तुम्हारी दूरी गड़बड़ हो रही है, जैसे कि मार्केट में अगर गाड़ी चलाओगे तो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे, असमान कहेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये परिभाषा है जो आपको पता होनी चाहिए। और प्रैक्टिकली अगर याद करना चाहते हो तो हाईवे वाली स्पीड और मार्केट वाली स्पीड, हाईवे वाली स्पीड समझ लो यूनिफॉर्म है, वैसे हाईवे पे भी ब्रेक लगाने पड़ते हैं, लेकिन अगर ब्रेकर ना आए, कोई गाड़ी ना आए तो यूनिफॉर्म रहती है। और अगर मान लो मार्केट में गए तो नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। चलिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यही, देखो 1 सेकंड में मैं 2 मीटर चली, अगले 1 सेकंड में 3 मीटर चल दी, अगले 1 सेकंड में मेरी गाड़ी 4 मीटर चल दी, अगले 1 सेकंड में 1 मीटर चल रही। अब डिस्टेंस, टाइम तो सेम ही है, लेकिन डिस्टेंस, तुम दूरी कितनी अप एंड डाउन हो रही है, चेंज हो रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। वो वाली बात हम जब सर्कुलर मोशन करेंगे ना मौर्य जी, उसमें बात करेंगे, उसमें डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रहती है, लेकिन आपकी स्पीड यूनिफॉर्म रहती है, स्पीड यूनिफॉर्म। चलिए, तो यहाँ तक यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म अगर आपको समझ में आ गया बेटा, तो एक और चीज बता दूं, ग्राफ पूछे जाते हैं, ग्राफ पूछे जाते हैं कैसे। यूनिफॉर्म स्पीड जो होती है ना, एक समान चाल होती है, उसका ग्राफ कैसा रहता है, उसका ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी रेखा। ये आपका टाइम, एक्स एक्सिस पर आपने टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पर आपने दूरी ले ली, और इन दोनों के बीच में, क्योंकि टाइम, टाइम के साथ तुम्हारी जो डिस्टेंस है वो बराबर बराबर आ रही है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, सेम टाइम सेम दूरी, सेम टाइम सेम दूरी, तो ये जब मिलेंगे तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो जब भी स्ट्रेट लाइन यानी कि एक सरल रेखा ग्राफ की बात करते हैं तो वो हमेशा यूनिफॉर्म का रहता है, एक समान का रहता है। नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ तुम्हारा परवलय हो सकता है, या ऐसा हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है।
स्ट्रेट लाइन का ग्राफ अगर दिया है तो समझ लेना यूनिफॉर्म एक समान की बात कर रहा है, वो चाल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और अगर परवलयाकार पूछे कि परवलयाकार पैराबोलिक वाला पाथ अगर दे दे तो ये नॉन यूनिफॉर्म का होता है। ठीक है, ये पैराबोलिक है, ये भी पैराबोलिक है, ये मिक्स है, कभी ऊपर जा रही है स्पीड, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, मार्केट में ऐसी स्पीड मिलेगी। ये नॉन यूनिफॉर्म के ग्राफ तीनों हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं। ठीक है, चलिए ग्राफ के बारे में प्रश्न आता है, क्वेश्चन का आंसर करिएगा। चाल और समय का ग्राफ का जो एरिया है वो आपको क्या देगा, यानी कि आपकी स्पीड और टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, चाल और समय, यानी कि स्पीड और टाइम ग्राफ आपको क्या देगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, 1 मिनट, ये थोड़ा हमने जल्दी हो गया। यहाँ पर आप एक काम करो, आंसर तो सभी के सही आ रहे हैं, लेकिन इसको अभी आप दूरी कर लो, इसको आप दूरी कर लो, दूरी यानी कि डिस्टेंस कर लो, क्योंकि हमने अभी वेलोसिटी पढ़ी नहीं। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ आपको क्या देगा ये बताना। एक ऑप्शन ऐड कर लो यहाँ पर, स्पीड यानी कि चाल। ठीक है, वो थोड़ा जल्दी हो गया, ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो गया, हमने भी पढ़ा नहीं है इसलिए। तो दूरी और समय का ग्राफ किसके बारे में बताएगा, दूरी और समय यानी कि टाइम और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम किसको देता है बेटा, स्पीड देता है मैडम, चाल देता है। तो ग्राफ भी चाल ही देगा, ये जो ग्राफ जो भी बनेगा इसके बीच में, ये आपको चाल बताएगा, आपको स्पीड बताएगा कि नहीं बताएगा, बता दो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। नहीं, वो क्वेश्चन सही है, लेकिन मैंने अभी हमने पढ़ा नहीं है, उस हिसाब से मैंने प्रश्न चेंज कर दिया है, क्वेश्चन आपका चेंज कर दिया। क्वेश्चन करेक्ट था, रॉन्ग नहीं है, लेकिन जल्दी आ गया वो क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ आएगा स्पीड, क्वेश्चन मैंने चेंज करा है, अगर पुराना वाला क्वेश्चन से करोगे तो ये नहीं आएगा, आगे पता चलेगा क्या आएगा। दूरी और समय का ग्राफ हमें क्या देता है, दूरी और समय का ग्राफ हमें चाल देता है सूत्र से। ठीक है, चलिए, अगर आपकी गति एक समान है तो गतिशील वस्तु की गति के लिए दूरी समय ग्राफ कैसा बनेगा। अगर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बता दो किसके लिए, कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड, या यूनिफॉर्म स्पीड के लिए क्या रहेगा ग्राफ। मैंने कहा यूनिफॉर्म वाला ग्राफ कैसा रहता है, हमेशा कैसा रहता है, सर्कल वृत्त तो बनेगा नहीं, कर्व वाला भी नहीं बनेगा मैडम, स्ट्रेट लाइन होता है। जहां यूनिफॉर्म की बात आए, एक समान चाल हो, एक समान वेग हो, एक समान त्वरण हो, आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, सरल रेखा बनेगा, बिल्कुल सही। चलिए, यदि दूरी समय ग्राफ वक्रित है तो यह क्या दर्शाएगा, अगर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व्ड देन इट रिप्रेजेंट, क्या बताएगा ये, अगर आपका कर्व वाला ग्राफ बन रहा है, ऐसा बन रहा है, या तो ऐसा बन रहा है, या ऐसा बन रहा है, या फिर ऐसा ऐसा बन रहा है, सब में कर्व आ रहे हैं, सब में क्या आ रहे हैं, वक्र बन रहे हैं, गोल गोल बन रहे हैं, वक्र बन रहे हैं। तो ऐसे ग्राफ हम किसके लिए लिखते हैं, ऐसे ग्राफ हम किसके लिए लिखते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड हो नहीं सकती है ना, कांस्टेंट, कांस्टेंट की बात होती है, ऐसा ग्राफ कांस्टेंट के लिए नहीं लिखेंगे हम। यूनिफॉर्म मोमेंटम भी नहीं होगा, यूनिफॉर्म होगा ही नहीं, असमान गति का ग्राफ होता है। और दूरी और समय ग्राफ बात कर रहे हैं, दूरी और समय ग्राफ बात कर रहे हैं, तो ये आपको स्पीड ही देगा ना, आपको क्या देगा, स्पीड देगा, चाल देगा। तो चाल कैसी आएगी, नॉन यूनिफॉर्म आएगी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आ रही है बात समझ में, जिसको नहीं आ रहा वो पूछ लेना। चलो, अब हम वेग की बात कर लेते हैं, वेग क्या होता है। हमने दूरी पढ़ ली,
हमने विस्थापन डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, सबके फॉर्मूले याद हैं, सबकी एसआई यूनिट याद है, कौन वेक्टर है कौन स्केलर है याद कर लिया हमने। अब हम वेग पे आते हैं, वेलोसिटी पे आते हैं, क्या होती है। एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और जिसको ये डेफिनेशन अच्छी नहीं लगती तो आप याद कर ले, विस्थापन किसी एकांक समय में चला गया विस्थापन क्या कहलाता है, टाइम डिस्प्लेसमेंट डिवाइड में टाइम। यहाँ दूरी मत लिखना, दूरी लिखोगे तो चाल हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो वेलोसिटी होगी। विस्थापन बटे समय आपका वेग होता है। या इसकी परिभाषा हम बोलें कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली गई दूरी, किसी पर्टिकुलर समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो जब भी वेग की बात आएगी तो दिशा को बताएंगे, क्या कहेंगे, डायरेक्शन की बात करेंगे। अगर डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं तो दूरी बटा समय आपका चाल हो जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा वेग हो गया। वेग क्या है, वेग की एसआई यूनिट क्या होगी, पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर करो फिर हम एसआई यूनिट डिस्कस करते हैं। The displacement traveled by an object in unit time is known as displacement in unit time, यानी कि आपका विस्थापन, इकाई समय में आपने कितना विस्थापन चला है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम वेग कहेंगे, इसे हम वेलोसिटी कहेंगे। दूरी डिस्टेंस टाइम स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी, यही अंतर है। वो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, ये सदिश राशि है भाई। इसमें दिशा चाहिए, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सदिश है तो वेग भी क्या होगी, सदिश राशि होगी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन सेम वैसे ही वाला। आपको पोजीशन दे रखी है और आपसे क्या पूछ लिया है, वेलोसिटी पूछ ली है, वेलोसिटी पूछ ली है, वेग पूछ लिया है, कैसे निकालोगे। कैसे निकालेंगे, तो चलिए कौन सा है ये, जब ऐसा चीज दे दे तो हमारा यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल रही है। ताक्षणिक वेग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मैडम, स्पीड का आपने बताया था। ताक्षणिक या तत्कालिक वेग कैसे निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो अगर एक बार अवकलन करोगे, एक बार अगर तुमने क्या करा बेटा, अवकलन करा यानी कि डिफरेंशिएशन करा, तो तुम्हारी क्या आती है, स्पीड आती है। और वेग और स्पीड दोनों सेम ही निकालना है। पोजीशन दे के रखी है, अब ये दूरी होगी तो स्पीड निकलेगी, और अगर ये आपका विस्थापन होगा, पोजीशन बता दी, तो आपका वेलोसिटी का भी यही का यही रहेगा, वेग का भी। वेग भी डी एक्स अपॉन में डी टी, वेग का भी यही होता है, स्पीड का भी यही होता है, सेम टू सेम है। देखो बेसिक से कुछ नहीं, बेसिक के लिए तो फिर मैथ्स का डिफरेंशिएशन। आपको बता दें कि अगर ताक्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, तो मान लो तुम्हारी गाड़ी चल रही है चल रही है चल रही है, अचानक से किसी टाइम पे तुम्हें याद आया कि मैं स्पीड चेक कर लूं, तो तुम्हारा उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे जो मीटर स्पीड बताएगा ना, वो आपका होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या होता है, और तुमने पूरी यात्रा कर ली कि मैं यहाँ ए पॉइंट पे गया, यहाँ बी पे गया, फिर मैं सी पे गया, तो मेरा वेग कितना होता है, तो वो आपका ओवरऑल वेग होता है, नॉर्मल वेग होता है, वेलोसिटी होता है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हें चाहिए तो वो इंस्टेंटेनियस कहलाती है। यात्रा करते करते किसी भी टाइम पे निकाला जाना ताक्षणिक इंस्टेंटेनियस, जो कि हम डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं। तो इसको भी ऐसे ही करना, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आएगा, तो वेलोसिटी तुम dx अपॉन में, वेलोसिटी भी ऐसे ही निकालते हैं, वेग भी ऐसे ही निकालते हैं, और चाल भी ऐसे ही निकाली जाती है। अब इसका अवकलन कर देते हैं तो क्या आएगा, d अपॉन में dt, t-4 की घात 2। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यही वाला d अपॉन में dt
dx, x की पावर n दिया हो तो पावर आगे ले आओ और एक पावर माइनस कर दो। तो 2 मैंने आगे ले आई और t माइनस 4 में से 2 मैंने माइनस 1 मैंने माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा मेरा क्या, वेलोसिटी आ जाएगा। तो क्या हुआ मैडम, 2t माइनस 4 हुआ, लेकिन आपको टाइम दे रखा है। सबसे पहले अगर आपको ऐसी समीकरण दे रखे और आपसे वेग पूछे, स्पीड पूछे, तो आपको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना। ये अवकलन करा, मेरा ये आया। अब अगर टाइम दे दिया है कि इस टाइम पर बताओ, तो टाइम की वैल्यू रख देना, t बराबर 5 रख देना। t बराबर 5 सेकंड पर पूछा है, तो यहाँ t की वैल्यू में 5 रख देती हूँ। क्या आएगा, 5 माइनस 4 करोगे तो 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, कहो समझ में आया कि नहीं आया। डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अगर समीकरण दे के रखी है तो। अगर कोई सी इक्वेशन दे के रखी है तो अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन करोगे, अवकलन करने के बाद समीकरण आएगी, वही तुम्हारा आंसर होती है। अगर उसमें समय का मान तुम्हें दिया है, समय का मान आपको दिया है 5, तो 5 रख देना, फाइनल वैल्यू ऐसे आ जाएगी, है ना। ठीक है, तो ये इस तरह से इंस्टेंटेनियस फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला हमारा होता है d डिवाइड में t, दूरी बटा समय। लेकिन इंस्टेंटेनियस पूछ ले तो d अपॉन में dt करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एसआई यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, तो वेलोसिटी होता है मैडम डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यानी कि विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय होता है तुम्हारा वेग, तो ऐसा यूनिट क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक दूरी तो चल रहे हो तो मीटर, और समय की क्या होती है, सेकंड, और सीजीएस यूनिट लिखोगे तो वही, यानी कि आपका वेग और चाल जो है दोनों की ऐसा यूनिट सेम आएगी। अंतर क्या है, चाल अदिश है और वेग सदिश है। स्पीड आपकी स्केलर है और वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्यों होगी, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट है, इसमें विस्थापन है, और विस्थापन एक सदिश राशि है, तो वेग भी क्या होगी, एक सदिश राशि होगी। इस तरह से याद रखा जाता है। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहें लिख सकते हैं, वही का वही आएगा। द्रव्यमान इसमें है नहीं तो m की पावर 0 हो जाएगी। ऊपर आपका लंबाई दिया, लंबाई के लिए हम l लिखते हैं, एक ही लंबाई दी तो l लिखेंगे, और समय आपका सेकंड में दिया है तो डिवाइड में t ऊपर आएगा, माइनस लग जाएगा, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, डिस्प्लेसमेंट भी एक दूरी है तो मीटर ही लगाओगे। ठीक है, ml, बिल्कुल t की पावर -1। चलो वेग का एसआई मात्रक बता दो फटाफट से। वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होगा, चाहे वेग हो, चाहे चाल हो, चाहे स्पीड हो, मीटर पर सेकंड ही होने वाला है। सीजीएस पूछते तो हम सेंटीमीटर पर सेकंड कर देते, सीजीएस पूछते तो सेंटीमीटर पर सेकंड कर देते। चलिए अगला, वेग का विमीय सूत्र बता दो कौन सा होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो वेलोसिटी का, यहाँ मैं निकाल के बता देती हूँ, जिनको समझ में नहीं आया आ जाए शायद। तो हमारा वेग होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि विस्थापन बटा समय। ठीक है, विस्थापन एक दूरी ही है, दूरी में हम क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। समय के लिए हम टी लिखते हैं मैडम। तो हमारा सूत्र क्या आएगा, एल की घात 1 टी की घात 1 मान लो, तो एल की घात 1 और टी ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगा। और एम है नहीं तो एम को 0 कर दो, किसी की भी पावर 0 करते 1 आता है। एल की पावर 1 टी की पावर -1, m0 l1 t की पावर -1, m0 l1 t की पावर -1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो विमीय सूत्र निकालना हो या ऐसा यूनिट निकालना हो, आपको जरूरत पड़ेगी सूत्र की, फॉर्मूले की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें से अदिश राशि बताइए कौन सी है। स्केलर क्वांटिटी बता दो कौन सी है। वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, या एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण होगी। गति, मैडम वेग भी सदिश राशि है, क्यों, क्योंकि ये विस्थापन से निकाली जाती है। ये सदिश है तो इसीलिए आपका वेग भी सदिश होता है, और एक्सेलरेशन भी आपका सदिश है, यानी कि त्वरण भी सदिश है। आगे पता चलेगा क्यों। सब सदिश है, स्पीड और दूरी,
यानी कि चाल और आपकी डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी होती है। दूरी और चाल ये आपकी अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। बिल्कुल। चल, वेग, वेग बेटा कहाँ से हुआ? वेलोसिटी की परिभाषा क्या होती है? विस्थापन बटा समय, और विस्थापन सदिश है तो वेग भी सदिश होगा, ध्यान रखिएगा, गलती ना करो। विस्थापन एक सदिश राशि है, यहाँ अदिश पूछा है। विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन वेग सदिश है, रटना नहीं है, फॉर्मूले से ही पता चल रहा है। विस्थापन का याद कर लो, सदिश है तो विस्थापन से ही वेग बना है, इसलिए वेग भी सदिश होगा, इस तरह से। चलो अब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर लें, क्या होती है? एक समान वेग किसको बोलते हैं? एक समान वेग होने के लिए आपको क्या क्या होना जरूरी है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक समान वेग, देखो स्पीड में कोई डायरेक्शन वायरेक्शन का चक्कर होता नहीं है, इसलिए हम नो टेंशन होकर बोल देते हैं कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करी तो हमारी चाल होगी एक समान, यूनिफॉर्म स्पीड होगी अगर हमने इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी। लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए मैडम? तो पहला पहला पक्का 100% आपकी स्पीड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, आपकी चाल एक समान होनी चाहिए, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना चाहिए। अगर आपकी चाल समान है, एक समान है, और दूसरा डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, दिशा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अगर ये दोनों चीजें हैं तो तुम्हारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। दो केस लेते हैं, देखो केस 1 लेते हैं और केस 2 लेते हैं। केस 1 में हमने क्या लिया कि मेरी गाड़ी ऐसे जा रही है, इसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि नियत है, यानी कि यूनिफॉर्म है, यानी कि वही एक सेकंड में इतनी दूरी, दूसरे सेकंड में फिर इतनी दूरी, बराबर समय में बराबर दूरी वो तय कर रही है, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, सीधी रेखा में चल रही है। तो डायरेक्शन भी क्या है? डायरेक्शन भी सेम है, दिशा भी क्या है? समान है। तो ये कहलाएगी तुम्हारी क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दोनों चीजें होना चाहिए, एक भी गड़बड़ हुई तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। एक समान वेग, एक भी गड़बड़ हुई, या तो ये नहीं हुआ या ये नहीं हुआ तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। कैसे? एक वृत्ताकार गति की बात करते हैं। अब मैडम स्पीड तो कांस्टेंट है इसमें हमारी, हमने मानी कि हमारी जो चाल है वो नियत है, नियत चाल से हमारी जो गाड़ी है इस वृत्ताकार पथ में घूम रही है, इस वृत्ताकार पथ में नियत चाल से घूम रही है। लेकिन डायरेक्शन बताओ क्या नियत है? क्या डायरेक्शन बदल रही है कि नहीं बदल रही है? हाँ मैडम, इधर जा रहे हैं तो इधर जा रही है गाड़ी, इधर जा रहे हैं तो इधर जा रही है, इधर जा रहे हैं तो इधर जा रही है, इधर जा रहे हैं तो इधर जा रही है, मतलब मेरी दिशा यानी कि डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये क्या होगा? चेंज, दिशा परिवर्तित हो रही है बार बार, दिशा में परिवर्तन हो रहा है बार बार, तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। समझ में आ रही बात? तो क्या क्या होना चाहिए मैडम? यूनिफॉर्म के लिए तुम्हारी चाल नियत होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, या कांस्टेंट होना चाहिए? नियत होना चाहिए चाल। और दूसरी बात, दोनों होना चाहिए, दोनों। दूसरी बात, डायरेक्शन परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अगर हो गई तो वो क्या हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। आ गई बात समझ में? तो ये कंडीशन है किसके लिए? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, एक समान वेग के लिए। चलिए अब जरा ग्राफ देख लें। तो ग्राफ याद करने की जरूरत ही नहीं है मैडम, यूनिफॉर्म की बात हो रही है, एक समान की बात हो रही है, स्ट्रेट लाइन रहेगा, एक सरल रेखा रहेगा। अगर मैडम नॉन यूनिफॉर्म की बात हो रही है तो पैराबोलिक परवलय कर्व वाला रहेगा, ठीक है, इसको याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है। सभी के ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो यूनिफॉर्म कहलाते हैं, एक समान होते हैं, और असमान के लिए कर्व बन जाता है, ठीक है। चलो प्रश्न का उत्तर करो।
यदि कोई पिंड एक सीधी रेखा में घूम रहा है तो गति और वेग का परिमाण क्या होगा? अगर कोई वस्तु एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में ही चल रही है तो मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड और वेलोसिटी दोनों की बात कर रहे हैं, चाल और वेग दोनों की बात कर रहे हैं, इनके मैग्नीट्यूड बराबर होंगे कि नहीं होंगे? हमेशा एक होगा क्या? सीधी रेखा में घूम रहा है मतलब चल रहा है। सीधी रेखा में क्या घूमना होता है? चलना, चल रहा है। सेम टू सेम होते हैं। एक सरल रेखा के लिए आपकी चाल और वेग देखो ऐसे जा रहे हैं तो चाल निकाल लो या तुम्हारी वेलोसिटी निकाल लो, दोनों बराबर आएगी कि नहीं आएगी? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। मान लो मैं 2 मीटर चली, कितनी चली बेटा? मैं 2 मीटर चली 2 सेकंड में। 2 मीटर 2 सेकंड में मैं एकदम सीधी लाइन में चली तो मेरा स्पीड देखो क्या आएगा? स्पीड होता है मैडम डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1 आया। वेलोसिटी क्या होता है मैडम? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, तो इसके बीच की मिनिमम दूरी 2 ही होगी और टाइम भी 2 सेकंड लग रहा है तो 1। तो अगर सीधी रेखा में चलते हैं, बिना दिशा बदले चलते हैं, तो आपकी चाल और वेग उस टाइम पे हम एक ही मान के चलते हैं, ठीक है? अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो हमेशा 1 होगा, ठीक है? 1 से कम हो सकता है क्या? 1 हो सकता है क्या? अच्छा, ऑलवेज 1 होगा या हो सकता है? क्या आंसर आना चाहिए? 1 से कम होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, क्या होगा? चलिए, तो हमेशा 1 होगा बेटा, 1 ही होगा। नेक्स्ट, यदि एक कार एक वृत्ताकार सड़क पर स्थिर गति से चल रही है तो उसका वेग क्या होगा? एक वृत्ताकार पथ पर कोई सी कार चल रही है, स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि चाल नियत है बेटा, नियत। चाल नियत है, स्पीड कांस्टेंट है, तो बता दो वेग क्या होगा? वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी कि नॉन यूनिफॉर्म होगी? तो वृत्ताकार में दिशा चेंज होती है मैडम, वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। स्पीड तो आपने कांस्टेंट कर दी, नियत कर दी, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है तो नॉन यूनिफॉर्म होगी, असमान होगी, ठीक है? चलिए, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? बता दीजिए। समय के साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज, किसकी परिभाषा है ये? समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर मैडम त्वरण कहलाती है, त्वरण कहलाती है। कैसे? कैसे? चलिए, ऐसे। त्वरण की परिभाषा हम देखने जा रहे हैं एक्सेलरेशन की। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज एक्सेलरेशन। डेफिनेशन पढ़ के समझ में नहीं आता है। चेंज इन वेलोसिटी, तो बेटा जब भी चेंज की बात हो, फिजिक्स की भाषा में बात करें, जब भी परिवर्तन की बात करें तो हम क्या करते हैं? अंतिम और प्रारंभिक माइनस करते तो हमारा चेंज आ जाता है। चेंज को हम हमेशा कैसे दिखाते हैं बेटा? चेंज को हम ऐसे इस सिंबल से दिखाते हैं फिजिक्स और मैथ्स में। अगर परिवर्तन हो रहा है तो हम ये वाला सिंबल लगाते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड में टाइम आपका एक्सीलरेशन कहलाता है। और चेंज कैसे निकालते हैं फिजिक्स की भाषा में? प्रारंभ, अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस कर दो, चेंज आ जाता है, यानी कि परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन फिजिक्स में निकालना हो तो अंतिम और प्रारंभिक, अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस कर दो, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं, चेंज आ जाता है फिजिक्स की भाषा में, ठीक है? और डिवाइड, जब भी हम किसकी बात करते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो समय से भाग दे दो। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? v माइनस यू डिवाइड में t। अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, समय से भाग दे दो, त्वरण आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो परिभाषा समझ में आ गई? परिभाषा है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर। फिजिक्स की भाषा में की दर का मतलब होता है टाइम से भाग दे दो, समय से भाग दे दो, ठीक है? चलो,
एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं, कैसे निकाली जाएगी। रटना कुछ नहीं है, रटना कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, एसआई यूनिट निकाल दोगे। देखो बेटा ये वेग है, ये वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी बोला है इसको। तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट यानी कि वेग का एसआई मात्रक तुमने निकाला, क्या था मैडम, मीटर पर सेकंड निकाला था हमने, ठीक है। तो वेग का मात्रक रख दिया तुमने मीटर पर सेकंड, और एक और समय आ गया तो एक और समय से गुणा कर दोगे, ऐसे मीटर पर सेकंड डिवाइड में सेकंड, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मीटर डिवाइड में सेकंड इंटू सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हाँ, एक्सेलरेशन की फोर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जब वेग की बात कर रही हो उसका सूत्र है वो हम न्यूटन के नियम में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन त्वरण का दूसरा सूत्र, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे, कैसे निकालोगे मैडम, ये है लंबाई, लंबाई के लिए हम एल लिखते हैं, ए की लंबाई है तो हमने एल लिखा। अब यहाँ पर टाइम 2 दिया हुआ है, सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो टी का स्क्वायर कर दोगे और टी को ऊपर ले जाओगे तो टी की घात -2। एम द्रव्यमान की बात इसमें भी नहीं हो रही है, तो एम की पावर 0 यानी कि द्रव्यमान वाला जो हम एम लिखते हैं वो 0 हो जाएगा, एल आपका 1 हो जाएगा और टाइम आपका -2 हो जाएगा। तो ये होता है एमएलटी सूत्र, लिखना आना चाहिए, परीक्षा में पूछ लेते हैं। सदिश राशि है कि अदिश राशि है मैडम, तो बेटा एक्सेलरेशन किससे बना है मैडम, वेलोसिटी से बना है। वेलोसिटी एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, तो त्वरण भी क्या होगी, सदिश राशि होगी। एक्सेलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। चलिए, ऐसा यूनिट फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, एमएलटी सूत्र लिखने के लिए फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, और वेक्टर क्वांटिटी का पता करने के लिए भी हम सूत्र से बता सकते हैं। वेलोसिटी है फॉर्मूले में, और वेलोसिटी खुद ही एक सदिश राशि है। सदिश और अदिश को डिवाइड करोगे सदिश ही आएगा नॉर्मली, अगर हम याद करने की कोशिश करें तो। चलिए, त्वरण क्या है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, सदिश है अदिश है, कैसी है, सदिश राशि है अदिश राशि है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। त्वरण एक्सेलरेशन कौन सी यूनिट है, कौन सी राशि है, सदिश राशि है मैडम, क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। चलिए, त्वरण का विमेय सूत्र बता दो। क्या डायमेंशनल फॉर्मूला रॉन्ग लिखा है, कहाँ, कोई गलत नहीं है बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला एकदम सही है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है डायमेंशनल फॉर्मूले में। निकाल लो, देखो जिसको दिक्कत हो रही है मैं निकाल के बता देती हूँ। मैडम त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, या फिर तुम बोल दो v माइनस यू डिवाइड में t, और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी निकालो या चेंज इन वेलोसिटी निकालो, मीटर पर सेकंड ही आना है, मीटर पर सेकंड ही आना है, मीटर पर सेकंड ही आना है, और ये टाइम है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी एसआई यूनिट हो गई। अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो। मैडम इसमें द्रव्यमान कहीं नहीं दिया है, तो हम m की पावर 0 कर दें, जी हाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर m क्या है, मीटर, मीटर किसके लिए लिखते हैं, लंबाई लेंथ के लिए लिखते हैं, डिवाइड में टाइम, सेकंड स्क्वायर दिया है मतलब t की घात 2 हो जाएगी, तो क्या आएगा, m की पावर 0, l की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, और t को तुम ऊपर ले जाओ उठा के, t की पावर -2। राइट आंसर क्या आएगा, m0 l की पावर 1 और t की पावर -2। आ गया समझ में, जिसको नहीं आया था। तो तुम किसी का भी एमएलटी सूत्र निकाल सकते हो, कंडीशन ये है कि उसका सूत्र याद होना चाहिए। आगे जैसे जैसे हम फिजिक्स पढ़ते जाएंगे ना, आपको ये खेल लगने लग जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, ठीक है। चलिए, इसमें से बता दो कौन सा फॉर्मूला है त्वरण का, क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड में टी, v माइनस यू डिवाइड में टी, बिल्कुल सही। आने दो उसे, नहीं बेटा वो क्लास में ही बैठा हुआ था तब से, आज है ना, मेरा बेटा था वो क्लास में ही था,
जब से क्लास स्टार्ट हुई है तब से वो क्लास में ही बैठा हुआ है, उसकी थोड़ी बुखार आ रही है, फीवर हो रहा है, तो मेरे पास ही बैठा हुआ है, तब से क्लास बैठा हुआ था, देख रहा था वो, अभी गया है, ठीक है, इसीलिए था वो, आने दो, नहीं वो जा रहा है, गया गया क्लास से, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, खराब है तबीयत। चलिए न्यूमेरिकल कर लें, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रक, बेटा दे दी उसको, दवाई ववाई सब दे दी है, पर अभी ठीक होने में टाइम लगेगा, 2 दिन हो गए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। द वेलोसिटी ऑफ ट्रक चेंजेस फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन? त्वरण बता दो। इनको देखो शक्ल, अभी लास्ट में दिखा दूंगी, बस पहले क्लास खत्म कर ले फिर दिखाती हूँ। पैरासिटामल, हाँ बेटा वही दी है, वही दी जाती बच्चों वाली। क्या होगा? तो मैडम हम जानते हैं कि हमारा त्वरण, देखो सूत्र वो लगाना है, आपकी वैल्यू देख लो क्या क्या दे रखी है, उस हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना रहता है। तो v माइनस यू डिवाइड में t, ये वाला सूत्र क्यों लगाया मैडम? ये इसलिए लगाया क्योंकि देखो वेग 3 मीटर से 5 मीटर हो गया, प्रारंभिक था मैडम 3 मीटर और अंतिम था 5 मीटर, और कितने टाइम में हो गया मैडम? 5 सेकंड में हो गया। तो आपका 5 माइनस 3/5, ये आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन। क्या आएगा? 1/4, 5 सॉरी 2/5, 5 माइनस 3 2, है ना? तो 2 डिवाइड में 5, 5 4 जा 20, 0.2 सेकेंड, 4 सेकेंड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो देखो फिजिक्स में फॉर्मूले आपको लगाने हैं, किस हिसाब से फॉर्मूले लगाने होते हैं? आपको फॉर्मूले लगाने होते हैं कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या है। अब देखो आप है ना, ये वाला भी लगा सकते हो, F इज इक्वल टू एम ए, क्या इसमें लगेगा? मैडम त्वरण यहाँ से भी निकल जाता है, मैडम एक्सेलरेशन यहाँ से भी निकलता है। तो क्या तुम्हें क्वेश्चन में बल दिया है? क्या तुम्हें क्वेश्चन में द्रव्यमान दिया है, मास दिया है? नहीं दिया है, तो तुम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे। आपको क्वेश्चन में दिया क्या है उस हिसाब से आपको फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक कार चालक 20 मीटर पर सेकंड के वेग से यात्रा कर रहा है तो ब्रेक लगा देता है और कार को 5 सेकंड में रोक देता है, तो त्वरण का मान बता दो। देखो क्या क्या दिया है, प्रश्न को पढ़ रहे हैं तो मैडम हमें मीटर पर सेकंड का वेग दिया है, वेलोसिटी दी है 20 मीटर पर सेकंड, और ब्रेक लगा दिया, ठीक है गाड़ी चल रही थी अब रुक जाएगी, ब्रेक लगा दिया, कार को 5 सेकंड में रोक दिया, मतलब मुझे टाइम दिया है 5 सेकंड का, 5 सेकंड, तो मुझे एक्सेलरेशन का मान बताना। तो कैसे निकालेंगे मैडम? ये होता है v माइनस यू डिवाइड में t। अब देखो कार चल रही है, कार चलते चलते रुक गई, तो प्रारंभिक वेग उसका क्या था? प्रारंभिक वेग उसका 20 होगा ना। अंतिम वेग, कार रुक गई, ब्रेक लगाने के बाद एट लास्ट कार रुकेगी, तो अंतिम वेग क्या होगा? अंतिम वेग 0 हो जाएगा। अंतिम वेग क्या होगा मैडम? 0 होगा। आ रही है कि नहीं बात समझ? देखो कार चल रही थी, चढ़ते चढ़ते ब्रेक लगाया, रुक गई, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही थी, वेग से चल रही थी, अब कार को रोक दिया, हाँ इसको 20 कर लो, आंसर मैच करते हैं हम, किस हिसाब से आ रहा है, 20 कर लो। तो चलिए अंतिम वेग तो मैडम 0 हो गया, प्रारंभिक वेग जो था वो मैडम 20 था, और डिवाइड में t कर लो, t कितना है? 5 सेकेंड, तो कितना आएगा? माइनस का 20/5 यानी कि 4, माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, है ना? ये 20 कर लेना इंग्लिश वाले बच्चे भी। अब माइनस आया मैडम, क्या माइनस में वैल्यू आती है? जी हाँ, अगर माइनस में वैल्यू आ रही है एक्सेलरेशन की तो उसे तो हम त्वरण नहीं बोलते, उसे हम रिटार्डेशन बोल देते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। ये रिटार्डेशन हो रहा है, जब गाड़ी रुक जाएगी रिटार्ड हो रही। एक्सेलरेशन तो तब बोलते हैं कि एक्सेलरेशन बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, अगर स्पीड कम हो रही है, गाड़ी रुक रही है, तो ये रिटार्डेशन होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? मंदक। मंदक। जब तुम्हारा एक्सेलरेशन जब भी माइनस में आएगा उसे हम मंदक कहेंगे, ठीक है? चलिए
रिटार्डेशन की परिभाषा अगर पूछ ले, माइनस में आएगा बेटा, माइनस में प्लस मत करो, माइनस में आ रहा है। कैसे आ रहा है मैडम? क्योंकि गाड़ी चल रही थी तो इनिशियल यानी कि प्रारंभिक वेग u का मान 20 होगा और गाड़ी रुक रही है, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। मंदक, निगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। नकारात्मक त्वरण को मंदक कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी निकाला था, मान लो प्रारंभिक वेग तुम्हें 2 दिया है, अंतिम वेग तुम्हें 0 दिया है, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक करोगे तो माइनस का 2 आएगा, मंदक आएगा। जब भी एक्सेलरेशन का मान लो तुम्हारा नेगेटिव में आ रहा है, वो मंदक है। मंदक में गाड़ी या आपका वस्तु रुक जाती है, धीरे धीरे स्पीड कम होती है मंदक में। हाँ, चलो प्रश्न का उत्तर करो। ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, नन ऑफ दिस। मंदक, मंदन, मंदक, रिटार्डेशन, बिल्कुल। चलो, ऐसी अगर समीकरण दे दी जाए मैडम, ऐसी अगर मान लो समीकरण मुझे दे दी और मुझे बोला कि इसका त्वरण निकालो 10 सेकंड, t बराबर 10 पर मुझे इसका क्या निकाल के बता दो, मुझे इसका त्वरण एक्सेलरेशन निकाल के बता दो, तो कैसे निकालते हैं? तो बेटा जब भी हमें वेलोसिटी निकालना हो या स्पीड निकालना हो, यानी कि वेग निकालना हो या चाल निकालना हो, तो हम dx अपॉन में dt कर देते हैं। जब भी तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना हो यानी कि त्वरण निकालना हो, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें करना है डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, यानी कि 2 बार अवकलन करोगे, 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तब जाके त्वरण आएगा, है ना? 2 बार करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। ये समीकरण आपको v दे के रखा हुआ है, क्या दिया है? v बराबर कितना दिया है? 2t प्लस 5t स्क्वायर, 2t प्लस 5t स्क्वायर। तो देखो एक बार करो, यहाँ पर आपको दिया क्या है प्रश्न में? अगर वेलोसिटी दी है तो एक बार करेंगे, पोजीशन दी है तो 2 बार करेंगे। ये क्या है बेटा? ये पोजीशन है। स्थिति अगर दे के रखी है, यानी कि x अगर दे रखते, अगर मान लो प्रश्न में ऐसा दे रखते x बराबर 2t प्लस 5t स्क्वायर, यानी कि पोजीशन दे रखी होती, यानी कि स्थिति दे रखी होती, तो हम उसका कितनी बार अवकलन करते? हम उसका 2 बार करते। लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट वेग ही दे दिया है, और तुम जानते हो क्या परिभाषा होती है? परिभाषा क्या होती है? डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन क्या होती है? वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन समय। तो पोजीशन दे तो 2 बार अवकलन करेंगे, और अगर वेग दे दिया, ये वेग की समीकरण दे दी, तो इसका 1 बार अवकलन कर दो, d डिवाइड में dt कर दो। कहो समझ में आया कि नहीं आया तो पूछ लेना। एक क्वेश्चन और आपको मैं कराऊंगी इसी टाइप का, तो इसका अवकलन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। मैडम 2 है, कांस्टेंट है, इसका करेंगे, 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका करेंगे, घात आगे ले आओगे किसी का भी, t के रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं तो 1 ही होगा, या फिर पावर से कर लो, 1 में से 1 0, 1 में से 1 माइनस करोगे यानी कि घात 1 है, n माइनस 1 करोगे तो 1 आएगा, और 2 इंटू 1। ठीक है, ये 5 घात आगे आ गई, 1 माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2। किसी की भी पावर 0 करते हैं ना, किसी की भी पावर 0 कर लो, क्या आएगा? 1 आता है। ये 1 हो जाएगा तो 2 1 जा 2 प्लस 5 2 जा 10, तो ये कितना आ गया? 12, सॉरी 10t, ये आ गया। और t का वैल्यू दे रखा है, t का वैल्यू आपको क्या दे रखा है? 10 दे रखा है, तो t का मान 10 रख दो। 2 10 इंटू 10 100 102,
बिल्कुल सही, जिनका आंसर आया 102। आया कि नहीं आया समझ में? इसी क्वेश्चन को अगर मैं तुमसे पूछती, देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि किसी पिंड का वेग, आपको वेलोसिटी दे के रखी है, ये वेग है। इसी क्वेश्चन को मैं अगर आपसे ऐसे पूछती, किसी पिंड की स्थिति क्या दे के रखी हुई है, क्वेश्चन के हिसाब से लिख लें हम, 2t + 5t², 2t + 5t² है, तो इसका त्वरण ज्ञात करें। इफ पोजीशन दे के रखी है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2t + 5t², देन फाइंड एक्सेलरेशन। क्या आएगा? अभी वेग नहीं दिया है, वेग होता तो एक बार अवकलन करते हैं, स्थिति दे रखते हैं यानी कि x दे रखे हैं तो 2 बार अवकलन करना पड़ेगा बेटा। एक बार करोगे तो वेग आएगा, एक बार करते हैं तो वेग आता है, क्या आएगा? ये 2 + 5 दूना 10t आ जाएगा। दूसरी बार अगर मैं इसका करूंगी d²x/dt² करने जाऊंगी, दूसरी बार एक बार और अवकलन करो इसका, तब जाके आपका एक्सेलरेशन आएगा। यानी कि 2 + 10t अगर करोगे तो किसी भी कांस्टेंट का अगर हम करने जाते हैं तो 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 10, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। 10 आएगा। तो समझ में आया मैंने क्यों कहा 2 बार अवकलन करोगे अगर स्थिति दी है, पोजीशन दी है, एक बार करोगे अगर वेग दिया, तो इसका आंसर 10 होगा और यहाँ पर आपका आंसर कितना होगा? 102। 102 होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, ऋणात्मक त्वरण में किसी पिंड के वेग में क्या परिवर्तन आता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन, यानी कि मंदक। मंदक में वेग में क्या परिवर्तन आता है? लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है? क्या बताऊं इसका मैं? वो वेग है, वो त्वरण है, वो पर्टिकुलर टाइम में चली गई दूरी आपकी वेलोसिटी है, वो आपने कितना वेग चला पर्टिकुलर टाइम में, वो आपका एक्सेलरेशन कहलाता है। वहां पे हम दूरी की बात करते हैं, यहाँ पर हम वेलोसिटी की बात करते हैं। ठीक है, और आगे की क्लास में आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो क्या होती है मैडम? घटता है। वेग घटता है कि बढ़ता है? क्या करा था हमने? अंतिम वेग कम कर दोगे, v का मान कम कर दोगे और प्रारंभिक वेग यानी कि u का मान बढ़ा दोगे। जैसे जैसे वेलोसिटी कम करते जाते हैं तो इन दोनों का अंतर ऋणात्मक आता है, नेगेटिव आता है ना, नेगेटिव आता है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है? कम होती है। बात कर ही चुके हैं, ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वेग बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन है, अगर वेग कम हो रहा है तो मंदक है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन तुम्हारा मंदक होता है, घटेगी, कम होगी, बिल्कुल डिक्रीज होगी। ब्रेक लगा दिया ना, स्पीड कम हो गई। चलो, वेग समय ग्राफ क्या दिखाएगा? ये है क्वेश्चन आपका। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है बेटा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताएगा? वेग समय ग्राफ आपको क्या बताता है? मैडम v/t हमारा एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो राइट आंसर क्या होगा? बेटा यहाँ वेग और समय बोला है, दूरी और समय नहीं बोला है, या डिस्प्लेसमेंट या टाइम नहीं बोला है। देखो ये होता है दूरी और समय का ग्राफ, स्पीड बताता है, और डिस्प्लेसमेंट और टाइम यानी कि विस्थापन और समय का ग्राफ आपको क्या बताता है? वेग बताता है, वेलोसिटी बताता है। और वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ क्या बताएगा? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम क्या होता है? मैडम एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में?
ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। और ये मेरी बेटी मेरे साथ है, और ये है मेरा बेटा जो मिलना चाहते थे। इसको बुखार आ रहा है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है अभी। ये मेरा बेटा है, ठीक है, और ये मेरी गुड़िया बेटी। हाय बोलो, हेलो। अब जाओ, है ना। ये शैतान है, ये बहुत शैतान है। इसका नाम बताओ आपका। श्रेया। पूरा नाम बताओ फिर से। माय नेम इज श्रेया। इसका नाम श्रेया है, उसका नाम शौर्य है। शौर्य श्रेया। तो ये थी हमारी आज की क्लास, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सर जी सर यहीं है, पर वो सामने नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे हमारा जो एप्लीकेशन पर बैच चल रहा है, रिवीजन बैच चल रहा है, उसका हिस्सा बनना चाहते, जुड़ना चाहते, वो जुड़ सकते हैं। रिवीजन बैच में हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का रिवीजन कर रहे हैं। टेक्निकल वाले बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। रिवीजन बैच में हम MCQs करवा रहे हैं, थ्योरी भी रिवाइज करवा रही हूँ। MCQs इंपॉर्टेंट, वो भी हम यहाँ पर थ्योरी की हेल्प से रिवाइज कर रहे हैं। तो दो चीज़ एक साथ आपकी रिवीजन बैच में हो रही है, थ्योरी भी और MCQs इंपॉर्टेंट, MCQs भी कंसेप्चुअल और जो नॉर्मल हमारे रिपीट होते हैं वो सारे MCQs हम उस बैच में कर रहे हैं। जो हिस्सा बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, जो यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। बैच का प्राइस बहुत कम है, 399। और जो बच्चे, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसलिए मैं बता दूं कि जो फर्स्ट बैच लिखा होता है, आप जब एप्लीकेशन ओपन करेंगे, पेड कोर्स में जाएंगे, तो जो पहला वाला बैच है बेटा वही ज्वाइन करना है। कॉम्बो वाला बैच ज्वाइन करना है, ये और ये वाला नहीं ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि इस बैच में आपको ये वाला बैच और ये वाला बैच, दोनों बैच मिल जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए फॉर्मूला, चलिए फॉर्मूला भी कर लेंगे किसी दिन, एग्जाम से पहले फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, बिना मेहनत के कुछ थोड़ी मिलने वाला है। आप चाहो कि बिना मेहनत के हमें मिल जाए, आपकी, मैं तो मेहनत करती हूँ, आपकी मेहनत भी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका रिजल्ट दिखता है। ठीक है, चलिए तो सभी रिवीजन करते रहिए, और जिनको स्कोर बढ़ाने हैं वो अपना वीक पॉइंट ढूंढो कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, उस पर थोड़ा सा काम करें। टाइम मिला है तो उसका सदुपयोग करें, उपयोग करें और अपना स्कोर बढ़ाएं। कंपटीशन बहुत टफ है, कुछ कह नहीं सकते कब क्या हो जाए, पासा पलट जाए। 100 क्वेश्चन आ गए तो थोड़ी बहुत बात बन सकती है, लेकिन 100 क्वेश्चन भी आप तभी कर पाओगे जब आपके कंसेप्ट और क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओ। टिक करके रट्टा मार के काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।